सीबीआई गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। पहले विषय पर चर्चा करते हैं, फिर मेहमानों का रुख करेंगे। जिस तरीके से नीट परीक्षा के पेपर लीक की बात हो या सीबीएसई के एग्जाम्स की कॉपी चेकिंग के समय धांधली की बात हो, विपक्ष इस मुद्दे को जमकर उठा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि व्हाट्सएप पर पेपर फॉरवर्ड होते हैं, भ्रष्ट तंत्र हो चुका है पूरी तरह से। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इसके अतिरिक्त वो प्रधानमंत्री को भी घेरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्या सिर्फ विपक्ष के लिए ये राजनीतिक हथियार जैसा मुद्दा बन गया है या वाकई में विपक्ष छात्र हित से इसे जोड़कर देख रही है? इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे मेहमानों के साथ। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पीयूष पंत जी हमारे साथ हैं। मिहिर रंजन जी बहुत दिनों बाद हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम का हिस्सा होने के लिए। अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष सर, राहुल गांधी कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, इतना ही काफ़ी है? इतना बड़ा मुद्दा था, क्या राहुल गांधी या विपक्ष और दूसरे नेताओं को बैठ नहीं जाना चाहिए सड़क पे कि भाई पहले एक्शन लो तब उसके बाद काम होगा? आप वो एसी ऑफिस में बैठ के सिर्फ कह रहे हो इस्तीफा दो इस्तीफा दो, इतना से चलेगा क्या? नहीं, देखिए इस तरह से तो नहीं चलेगा, क्योंकि पूरी व्यवस्था सड़ चुकी है और उसको बदलने की लेकिन जिम्मेदारी किसी की तो तय होगी ना। और जो सीधे सीधे उसके बैठा हुआ है वहाँ पे मंत्रालय पे, तो उसकी जिम्मेदारी होगी उस पर लगातार अगर इस तरह की चीज़ें होंगी। देखिए ये नहीं है, आप राहुल गांधी ने कहा ठीक है वो एलओपी है, और लेकिन कांग्रेस के जो भी स्टूडेंट विंग है, आप एनएसयूआई लगातार इस मुद्दे को लेके सड़कों पे है, वो प्रेशर बना रही है पूरा। और इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार भी दबाव महसूस कर रही है और राहुल गांधी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि आप तो देखिए रिजिग्नेशन हर कोई मांग रहा है। वो पेरेंट्स मांग रहे हैं जिनके बच्चे को भविष्य जो अंधेरे में चला गया है, वो स्टूडेंट मांग रहे हैं जो अधर में लटका उनका भविष्य लटका हुआ है। हर कोई चाह रहा है, क्योंकि ठीक है हमने एक बार माफ़ किया आपको, हमने कहा चलिए गलती हुई, सिस्टम में कोई है, आप इसको सुधारेंगे, फिर भी आप नहीं, उसको आप ओन नहीं कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी का स्टेटमेंट देखिए, पार्लियामेंट में भी देखिए, पिछले साल की बात है, राहुल गांधी जब ये बात कह रहे थे लगातार, तो वो उनको जो है कि ऐसा कह रहे थे कि ये तो कुछ जानते नहीं है, ये क्या बात करते हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि थूक के चले जाते हैं, वहाँ इधर उधर निकल जाते हैं वो। तो फिर आप जाके उन्होंने ओन किया, पार्शली मेरी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये प्रेशर जो लगातार बन रहा है, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, तो देखिए वो तो पूरा एक कोऑर्डिनेटेड बनेगा, लेकिन ओवेशन को उठाना चाहिए, उठा भी रहा है। कम से कम कांग्रेस इसमें पहल कर रही है, उसने एनएसयूआई लगातार सड़कों पे है, हर जगह पूरे देश में सड़कों पे है नीट को लेके, मामले को लेके, और राहुल गांधी लगातार वो बात कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अपोजिशन अपना रोल कर रहा है, लेकिन इसमें बड़ा रोल सरकार का है, क्योंकि पूरी व्यवस्था सरकार चला रही है और जो शिक्षा मंत्री है उसकी जिम्मेदारी बनती है। अभी विनोद जी ने कहा है आपको एक नैतिकता तो अपनानी पड़ेगी, जैसे शास्त्री जी का उदाहरण दिया उन्होंने, वो नैतिकता आपको निभानी ही पड़ेगी, तब एक मैसेज जाएगा कि हाँ ये सरकार जिम्मेदार है, ये सरकार हमारे बारे में सोचती है, इस व्यवस्था को ठीक करना जानती है। अगर कोई नहीं चला पा रहा है तो करे कोई भी गड़बड़ी, लेकिन उसने क्यों नहीं वहाँ चेक किया, क्यों ऐसा हो पाया, क्योंकि उसके अंडर में चल रहा है ना पूरा सिस्टम, तो उसको ये जिम्मेदारी। तो मुझे लगता है कि डिमांड लेजिटिमेट है, क्योंकि बहुत बार इस तरह एक घटना होती तो चलो कोई बात नहीं है, लगातार इस तरह की 2024 में आया, उसके पहले तमाम एग्जामिनेशन हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसमें तमाम घटनाएं रोज हो रही। कानपुर में हुआ था, अभी लखनऊ में हुआ था, अभी कल की बात है इलाहाबाद में हुआ है। इस तरह से उसमें डंडे आप बरसाते हैं, आप अभ्यर्थी ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुला रहे हैं, उनको आपने एडमिट कार्ड इशू कर दिया, जगह है नहीं वहाँ पर, आपको करना नहीं, 200 की जगह आपने 400 को बुला लिया, फिर कहने आप बाहर जाओ, वापस जाओ। बताइए इस गर्मी में लोग पहुँच रहे, मतलब ये क्या व्यवस्था है? मतलब आप क्या कहेंगे इसके लिए? कौन लोग हैं जो चला रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं? तो निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी बनती है, उनको इस्तीफा देने से देखिए एक मैसेज जाएगा कि हाँ सरकार वाकई, भाई अपनी गलती स्वीकार कीजिए, आप गलती स्वीकार करने में कोई गड़बड़ी नहीं है, ये आपकी ये बल्कि आपकी जिम्मेदारी होती है कि हाँ ठीक है साहब गड़बड़ी हुई है, मैं नैतिक रूप से जिम्मेदार मानता हूँ, हम इसको बेहतर बनाएंगे। तो वो एक पॉजिटिव मैसेज आएगा, हाँ सरकार वाकई सेंसिटिव है और ये कुछ करना चाहती है। बच्चों में थोड़ा सा भरोसा भी जाएगा। सर, विपक्ष के लिए, राहुल गांधी के लिए ये छात्रों का हित दिख रहा है या राजनीतिक हथियार बन गया? जो स्थिति हमारे देश की है, हम लोगों ने अपने छात्र जीवन में शिक्षा का संबंध डिग्री से अलग हटाओ,
ये बहुत बड़ा आंदोलन किया, लिखा, पत्र लिखवाया, सारे देखोगे कि डिग्री सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की हुई है, उसके लिए कुछ भी कोई करने को तैयार है। एक दूसरा सिस्टम क्रिएट करो। जहां तक शिक्षा व्यवस्था का सवाल है, हमारी संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था ऐसे सड़ी हुई परीक्षा प्रणाली पर आधारित रहा है जिसमें आप पूरी जिंदगी पढ़ लीजिए, मान लीजिए पूरी किताब पढ़ लिया, आपने 10 क्वेश्चन नहीं पढ़े, वही 10 क्वेश्चन एग्जाम में आगे आप कर गए। तो अब किसी ढंग से परीक्षा पास करना है। एक मिहिर जी ने बता दिया कि भाई 1 करोड़ अगर लग रहा है तो 20-25 लाख लग जाए, 10 लाख लग जाए, वो कर रहे हैं। तो सवाल है कि इससे कैसे बाहर निकाला। जो नई शिक्षा नीति बनी अभी तो लागू ही नहीं हो रहा है। अब नई शिक्षा नीति को लिखेंगे तो उसके बाद धीरे 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 इस एग्जाम व्यवस्था की आवश्यकता नहीं रहेगी। छात्र की अपनी जो नेचुरल प्रतिभा है उससे आधार पर वो विकसित करेंगे। सर, ये व्यवस्था साल भर नहीं, में, 6 सुनिए, महीने में सुनिए, नहीं आपने लागू मेरे से होगी। प्रश्न किया, ये सुनिए कम से कम 10 साल मैं उस पर लगेंगे उस पे। देखिए, उस पर मैं स्पष्ट बोल दूं कि इस समय जितने लोग बता रहे हैं ना, किसी के त्याग पत्र से जाने से अगर हो जाता ना समस्या, तो बहुत पहले चीजों का समाधान हो जाता। मैं यहाँ कुछ नहीं बोलूंगा। बहुत सारे एग्जाम का नाम लिया जा रहा है कि उनका क्यों नहीं होता। हम कैसे जानते हैं कि उनका नहीं होता है? सवाल तो यह है। ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए हमको। मैं तो रेलवे का एग्जाम देने गया एक समय, हमको भी नौकरी करने कुछ समय परेशानी पैदा हो गई, हमको देखते हैं करके। मैंने देखा उड़ीसा के भुवनेश्वर में सेंटर था, सब आराम से लोग, हम तो बाहर से गए थे वहां, जो लोग थे रेलवे के सब लिखवा रहे हैं, सब निकला हुआ है। पूरा रेलवे की परीक्षा जो हम लोगों के समय होती है, अगर मैं झूठ बोला होता हूं, रेलवे का क्वेश्चन बाहर आता था, परीक्षा देने वाले हम लोगों ने देखा बाहर बैठ के लिखते थे। और नहीं हुआ तो आप पैरवी में जाइए, जो चीफ के अफसर होते थे वो पैसा लेते थे, बताते कि फलाने के पास तुम्हारी कॉपी होगी, और वो इसमें मैंने छानबीन कर देखा हम लोग। इसी पर तो सवाल यही कह रहा हूं ना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं कुछ भी बोल सकता हूं। मैं जिम्मेवारी पूर्वक इतना ही कह सकता हूं कि ये एक कठिन समय है। परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। आप फौज लगा देंगे तो कौन कहां निकल जाएगा आपका कोई ठीक नहीं है। इसलिए मैं इसके पक्ष में नहीं, कोई गिरफ्तारी दे दे। अब राहुल गांधी, सुनिए, मैं सब इस विषय पर बोलना नहीं चाहता हूं। बोलने के लिए नैतिक बल चाहिए ना भाई। आपके कारण ही तो शुरू हुआ आपकी सरकार में। और जो व्यक्ति हेराल्ड के भ्रष्टाचार में है, जिसकी सब प्रॉपर्टी वहां कन्फिस्केटेड हो चुकी है, जो जमानत पर है, अगर वो बोलेगा कि प्राइम मिनिस्टर रिजाइन दे दे तो उसका क्या असर पड़ेगा? नैतिक बल चाहिए ना। राजनीति में नैतिक बल वाले लोगों की कमी हो गई है। उसी प्रकार से इस देश में अब राधा कृष्णन से ज्यादा नैतिक आदमी क्या, सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा। इसका मतलब आपने जो सिफारिश की थी उसमें 2 से फिर से विचार करिए और क्या होना चाहिए, तब उसके बाद फैसला देंगे। तो ये मतलब जो भयानक परिस्थिति है शिक्षा व्यवस्था, देखिए शिक्षा का मतलब होता है, जैसे गांधी जी ने कहा, महर्षि अरविंद ने कहा कि शिक्षा का मतलब है कि मनुष्य अपनी फर्ज अदायगी को जाने, इतना ही के लिए शिक्षा चाहिए। ये जो हमने डिग्री का, ये वेस्टर्न मॉडल ऑफ जो पूरा एजुकेशन है हमारा, ये मनुष्य को नेचुरलिटी से दूर कर उसको ऐसे किताबी कीड़ा में बनाती है। ये परीक्षा पूरा सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। नई शिक्षा प्रणाली सोचा, लेकिन अब वो 20 साल लगेगा उसको लागू होने में। उसका एक व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव निदान करना पड़ेगा। एक तात्कालिक होता है, एक दूरगामी कॉम्प्रिहेंसिव होता है। किसी का जाना आना इसमें कोई मायने नहीं रखता है। उससे किसी का मैसेज चला जाए, माफिया छोड़ देंगे क्या? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से त्याग पद दे देते, तो संजीव मुखिया अपना काम छोड़ देता क्या? नहीं छोड़ता। तो वो इशू नहीं है हमारे लिए। रामकृपाल सर, क्या ऐसा लग रहा है, मतलब हम इस विषय पर जानबूझ के विमर्श करने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता हो यहाँ से भी कुछ छन के चीज़ें निकलें जिससे कि इस व्यवस्था में थोड़ी सी कहीं हम बूंद भर का सहयोग कर पाएँ। क्या ऐसा नहीं लगता कि इसका विपक्ष मुद्दा उठाकर, इसको शोर शराबा करके, इससे ज़्यादा अच्छा है कि सब मिल बैठकर उन छात्रों के भविष्य के बारे में सोचें? इसका तमाशा बनाना कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, प्रधानमंत्री फेल्योर हैं, ये सारी कहानी अगर आ रही, इससे अच्छा है कि सब एक साथ बैठें, एक समिति बने, एक हार्ड लाइन ली जाए कि भाई किसी भी बच्चे का भविष्य ऐसे नहीं खराब होगा। 40 लाख बच्चे, सोचिए। समस्या को पूरी तरह से, जो कल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि जो जिम्मेदार है उसको सामने लाओ, मैं समझता हूँ ये सबसे अच्छी चीज़ है। और जब तक वो सामने नहीं आता है तब तक कोई स्पेकुलेटिव हो करके, और ठीक है, ये तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कोई भी समाज में गड़बड़ी है तो जो व्यवस्था है, जो सत्ता है, उस पर उंगली उठेगी ही। लेकिन एक चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए, शिक्षा स्टेट सब्जेक्ट है। पूरे महाराष्ट्र में करीब करीब सारे मेडिकल कॉलेज नेताओं के, पूरे कर्नाटक में नेताओं के हैं, उत्तर प्रदेश में मैं जानता हूँ नाम,
किसके किसके हैं मेडिकल है, और सब जानते हैं कितने पैसे दे करके वहाँ एडमिशन होता है, डोनेशन क्या लिया जाता है। अब आप अगर इतने सालों से, मैं किसी एक व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी एक सत्ता की, सारी पार्टियां अगर ये जान रही हैं कि ये समाज में कोढ़ है, तो क्या ऐसे कम से कम कोढ़ पर सर्वदलीय बैठक नहीं हो सकती? वही मैं कह रही हूं। दूसरी चीज मैं जिस पे बात करके आ रहा हूँ, मैंने हम एक ही चीज पूछी थी, नकली दवा से अभी भोपाल में कहाँ 10 महिलाएं मर गई हैं, इंजेक्शन गलत। अब बताइए, ये क्राइम, किसी व्यक्ति की अगर हत्या कर दीजिए तो आपको कैपिटल पनिशमेंट है, लेकिन एक बंदा हजारों बच्चों की हत्या कर रहा है मिलावट पर, वही सरकारें हैं। या तो जो हम कह रहे हैं वो झूठ है, और अगर ये सच है तो इस देश में क्यों नहीं कुछ मिनिमम पॉइंट्स पर आप लोग आते, और जैसे ही होता है ना कि जरा सा भी आपने पनिशमेंट वो ज़्यादा किया, अरे डेमोक्रेसी है, फलाना है, ढकाना है। बहुत कई बार क्या होता है, समाज की सच्चाई से अलग हट करके हर व्यक्ति दो होता है। किसी पॉलिटिशियन से अकेले में बात कीजिए तो कहेगा कि ये जो सोशल क्राइम है, अमेरिका में फूड एडल्ट्रेशन, अगर वो तो छोड़ दीजिए, अगर कोई पैकेट एक्सपायरी डेट का मिल गया और किसी ने शिकायत कर दी, हमेशा के लिए उस दुकान का लाइसेंस खत्म हो जाएगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए। तो मैं केवल एक उदाहरण कर रहा हूँ कि जितनी चीज़ें, और पैसे वाली बात तो आप जानती ही हैं, सब एक लालच है। और हमेशा जानिए, ऐसे कुरीतियाँ ज़्यादा बढ़ती हैं, ऐसे अपराध ज़्यादा होते हैं जिसमें लोगों को लगता है कि ईजिली हम इससे निकल जाएंगे। सिंपल, अगर आप एक डेटरेंट ये शुरू कर दें कि जो भी बंदा होगा उसको कैपिटल पनिशमेंट दिया जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति के पर हिंसा करना की तुलना में लाखों लोगों को उनका करियर बर्बाद करना उस एक कैपिटल पनिशमेंट से, हत्या से ज़्यादा बड़ा गुनाह है। सवाल इस बात का है कि कम से कम, और स्टेट सब्जेक्ट है, आप जान रही हैं ना, जितने मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र में खुले हैं उनके नाम भी हैं, वो खुद पॉलिटिशियन हैं। जितने कर्नाटक में खुले हुए हैं सबको पता है क्या है। अभी आपने देखा था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक जो शुरू किया था, उसमें होता है कि किसी भी कॉलेज में आप जाएंगे, पूरी एक टीम जाती है, और ये पेपर में आया था, याद होगा आपको, देसाई जिसके चेयरमैन थे, उसको लेकर कंट्रोवर्सी भी उठी थी बहुत। मेरे ही एक परिचित, मैं तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर सरीन कमेटी के वो बने हुए थे। अंत में उनको किसी तरह करके धक्का मार के हटा दिया गया। एक ऐसे कॉलेज में जहाँ पे एक दिन के लिए डॉक्टर हायर किए जाते थे, एक डॉक्टर नहीं है, पूरा कपड़ा वपड़ा पहन के आया हुआ है सब पहले, और ये सब काउंसिल की मिली भगत से होता था। आप जा कर के देख लीजिए कि उन मेडिकल कॉलेजों की क्या हालत है और बाकी जो जिस तरह का है। तो मेरा ये कहना है कि कम से कम जो सामाजिक बुराइयां हैं, जो इस तरह के अपराध हैं, उन पर सर्वदलीय बैठक हो करके ये तय करना चाहिए कि भाई नहीं, अब वो चला गया है। आजकल का जो ये अपराध है, ये किसी व्यक्तिगत हत्या से बड़ी चीज़ है। तो ये मैं तो यही कह रहा हूँ कि यही होना चाहिए, सॉल्यूशन निकालिए। मीर सर, विपक्ष के कुछ नेताओं ने एक बात कही कि धर्मेंद्र प्रधान को इसलिए नहीं हटाया जा रहा है क्योंकि सामने वो हैं, तो जब तक वो सामने रहेंगे तो सारे तीर उनके तरफ आते रहेंगे, वो अगर हटे तो तीर। नहीं, देखिए इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। शिक्षा मंत्री इसीलिए कहते हैं, और प्रधानमंत्री की तरफ अगर वो चाहते कि धर्मेंद्र प्रधान हट जाएंगे तो मोदी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री का काम अलग है, प्रधानमंत्री के पास देखने के लिए उन्होंने अपने छोटे छोटे शिक्षा का काम इनको दे रखा है। अभी एक ये बहुत अच्छी बात कह रहे थे, शिक्षा का काम है कि आपका फ़र्ज जो है उसका निर्वहन आप कैसे करेंगे, इसका सही बोध दिलाना असली शिक्षा का काम है। तो वो शिक्षा मंत्री हैं, इसीलिए उनसे सवाल पूछा जा रहा है। वो उस कुर्सी पे है जिसकी जिम्मेदारी थी, इसलिए पूछा जा रहा है। और कोई अगर ये कह रहा है विपक्ष को, तो देखिए इसमें सिंपल सी बात है, विपक्ष के पैदा किया हुआ ये कोई मुद्दा नहीं है। ये एक ऐसा है कि उनको आपके लिए फुल टॉस की तरह आ गया है।
बच्चों की, लोगों की दिक्कत है, उस पर सवाल जवाब हो रहे हैं, लोग रोड पे हैं, तो वो उसको भुनाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसीलिए वो राजनीति है, उसको आप इससे हटा सर दीजिए। मैं इसलिए भी कहना चाह रही हूँ कि विपक्ष इस मुद्दे को वैसे क्यों नहीं प्रेशराइज कर रहे हो सरकार को कि वो इतना जो है इतना आपके उसमें आ जाए। तो ये तो उनका काम है, वो करें ना। अगर आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, हम और आप एक पेरेंट के तौर पे बच्चों की तरफ से सरकार के सिस्टम में जो पत्रकार होने के नाते आपका काम है कि आप बताएंगे कि ये गलती है, इसको फिक्स किया जाना चाहिए। कैसे किया जाना चाहिए वो सत्ता में बैठे लोग जाने। विपक्ष को अगर लगता है ये मुद्दा इतना ज़्यादा है तो उनका काम है, आप जाइए रोड पे आंदोलन करिए, आप जाइए जनता की आवाज़ बनिए, आप जाइए, आपके साथ साथ देश भर में लोग आए और इस तरह का प्रेशर दबाव दें कि आप जो चाहते हैं वहाँ तक है। प्रधानमंत्री जी आके आपको बोले, वो उनका काम है, उनका काम उनको करने दीजिए, वो राजनीति है। हमारी और आपके बहस का बस ये था कि चूंकि लाखों बच्चों का सवाल है, 40 लाख बच्चे, 22 लाख बच्चे अगर इस तरह से हैं, उनके साथ उनके परिवार जुड़े हुए हैं, और जो इस बार हुआ ये आगे नहीं हो, क्योंकि इस बार तो जो होना था वो हो चुका है। तो इसके लिए आपको अपने ही देश में जो अलग अलग, जैसे यूपीएससी की बात हो रही थी, कैट की बात हो रही, आईटी के एग्ज़ाम, आप उन मॉडलों को देखो ना कि किस तरह से एग्ज़ाम करने से वो एग्ज़ाम की व्यवस्था, वैसे अवधेश जी उस पर भी सवाल उठा रहे थे कि क्या पता होता है, हमें मालूम नहीं है, तो उस तरह की व्यवस्था में जो बेस्ट हो सकता है उसी सिस्टम का एडेप्टेशन आप अपने लिए कर लीजिए। और मंत्री जी से इसलिए बार बार सवाल किया जा रहा है क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, वो उसे भाग नहीं सकते, इसलिए पूछा जा रहा है। अगर आप जो कह रहे थे ना अभी विनोद जी कि उनको इस्तीफा टेंडर करना चाहिए, ये प्रधानमंत्री पर डिपेंड करेगा कि वो क्या फैसला लेंगे, तो लगता है कि बड़प्पन आपने दिखाया। चूँकि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो इसलिए लोग सवाल पूछ रहे, क्योंकि उस कुर्सी पे नहीं होते तो उनसे नहीं पूछा, कोई नहीं पूछता। विनोद सर, विपक्ष इस मुद्दे को कैसे उठाए कि सरकार पर थोड़ा और प्रेशर आए ताकि अगली बार इस तरीके की चीजें ना हो? और दूसरा, धर्मेंद्र प्रधान की माफी का क्या किया जाए, क्या करें हम उस माफी का कि आप 15 दिन बाद जो है कहते हैं हाँ मेरी भी जिम्मेदारी है, मैं माफी मांगता हूँ? देखिए, विपक्ष तो मुद्दे को उठा ही रहा है और खासकर कांग्रेस उठा रही है। राहुल गांधी सबसे ज़्यादा उठा रहे हैं, वो तो पीड़ित परिवारों से मिल भी रहे हैं, राजस्थान भी गए और अभी स्टूडेंट से भी मिले हैं, बहुत सारे वीडियोस, बच्चों से भी वो मिले हैं, बच्चों से भी मिले हैं। बच्चे कह रहे हैं 21 जून को पेपर है तो सीबीएसई के पीड़ित, वो दोनों मुद्दे उठा रहे हैं। सीबीएसई के पीड़ित बच्चों से भी मिले हैं। सीबीएसई का हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो भी उतना ही गंभीर मामला है जितना नीट का है, क्योंकि बच्चों की कॉपियां तक बदल गई हैं। उसमें तो फ्रंट पेज है, अंदर कुछ है, वो तो बहुत ही गड़बड़ झाला है, वो भी बराबर गंभीरता का मामला है। और उसमें भी जो OSM की जो पद्धति है उस पर सवाल है कि जिस कंपनी को आपने दिया ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है तेलंगाना में, उसको लेके धर्मेंद्र प्रधान जो है डिफेंसिव हो गए थे। तो मेरा ही कहने का मतलब है कि विपक्ष तो उठा रहा है, विपक्ष को और पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए। आप सही कह रही हैं कि कांग्रेस के अलावा दूसरे दलों को भी इसमें आना चाहिए, इसमें लेफ्ट पार्टीज को भी आना चाहिए, समाजवादी पार्टी, RJD, ये दूसरे दल है उनको भी आना चाहिए। और अभी तक सड़क पर जो है वो कांग्रेस के ही जो NSY कार्यकर्ता वही आए हैं। वो जयपुर में उन्होंने प्रदर्शन किया है, इलाहाबाद में, कई शहरों में किया है, और ऊपर लाठियाँ भी चली हैं, आंसू गैस को वो पानी की बौछारें हुई, सब हुआ जो पुलिस करती है। तो लेकिन मैं मानता हूँ कि जब पार्लियामेंट का सेशन होगा तो उसमें मुद्दा बहुत गंभीरता के साथ उठेगा, और उसमें शायद पार्लियामेंट में सारा विपक्षी दल इस मुद्दे पर उठेगा। और सिर्फ विपक्षी नहीं, अगर आप सत्ताधारी दलों के सांसदों से बात करिए, वो भले प्रकट रूप में कुछ न कह रहे हो, लेकिन चिंताएं उनके अंदर भी हैं, वो भी इसको जो है मान रहे हैं कि गंभीर मुद्दा है। और सही में कह रहे हैं ये कोई क्रिएटेड मुद्दा नहीं है, तो अपने आप सामने आ गया ये मुद्दा है। तो विपक्ष को और ज़्यादा इस पर ताकत लगानी चाहिए, क्योंकि मुद्दा है। और रही बात जैसे सर्वदलीय बैठक की बात अभी रामगोपाल जी ने की, अच्छी बात, अच्छा सुझाव है कि ऐसा मुद्दा है, सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। लेकिन सर्वदलीय बैठक बुलाए कौन? सरकार बुलाती है ना सर्वदलीय बैठक, राहुल गांधी तो नहीं बुला सकते सर्वदलीय बैठक। ये तो जैसे राजनाथ सिंह जी के यहाँ बैठक हुई थी जिसमें रक्षा मंत्री और सारे लोग, तो उसमें नेता विपक्ष को भी बुला लेते, भाई आइए आप भी सुझाव दीजिए, आप सबसे ज़्यादा इस मुद्दे को उठा रहे हैं ना, तो आप बताइए कि क्या करना चाहिए हमको, तो शायद ज़्यादा संदेश जाता और बेहतर तरीके से, और उनको भी कहने का फिर मौका न मिलता, उनका भी मुंह बंद होता विपक्ष का भी कि भाई हम तो आपको सुझाव मांग रहे हैं। तो सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए अगर सर्वदलीय बैठक बुलानी है। और रही बात धर्मेंद्र प्रधान जी की, देखिए 62 की हार जब हुई थी तो कृष्णा मेनन का इस्तीफा मांगा गया था। कृष्णा मेनन लड़ने नहीं गए थे, लेकिन रक्षा तैयारियों की जो कमजोरियां थी जिसके लिए हमारी सेना पराजित हुई थी, उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर डाली गई और उनका इस्तीफा लिया गया। जो घोटाला हुआ था उसमें TT कृष्णामाचारी का इस्तीफा लिया गया। UPA सरकार के टाइम तो खाली पवन बंसल ने बात ही की थी अपने भांजे से
उनके भांजे का जो है वो टेप खाली आ गया था ऑडियो, उनका इस्तीफा लिया गया। शशि थरूर का इस्तीफा लिया गया आईपीएल में, अशोक चौहान का इस्तीफा आदर्श घोटाले में लिया गया। तो ऐसा नहीं, इस्तीफा पहले अटल जी ने इस्तीफा लिया था, बूटा सिंह का इस्तीफा लिया था अटल जी ने, जैसे उस पर केस फ्रेम हुआ था। तो अडवाणी जी ने तो खुद ही टेंडर किया था अपना इस्तीफा। तो ये तो धर्मेंद्र प्रधान तो उस पार्टी के हैं जिस पार्टी ने इसकी परंपरा शुरू की थी। अडवाणी जी ने जब हवाला हुआ था, हवाला में सबसे पहला इस्तीफा अडवाणी जी का हुआ था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर धर्मेंद्र प्रधान में कोई इस्तीफा किसी समस्या का हल नहीं होता है, बात सही है, लेकिन एक नैतिक दबाव बनता है पूरे सार्वजनिक जीवन में कि ये ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप याद कीजिए, जब सुषमा स्वराज का मसला उठा था, ये सरकार बनी थी, तो राजनाथ जी ने क्या कहा था, ये यूपीए सरकार नहीं है, ये एनडीए सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। ये तो उनका रिकॉर्डेड बयान था। 14 सालों में तो देख ही रहे हैं, किसी तो इस्तीफे नहीं होते हैं। मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो उनके तमाम मंत्रियों पर जो है सब तमाम तरह के आरोप आए थे। एक मंत्री पे तो कोर्ट से फैसला भी आ गया था, बाद में हाईकोर्ट से उनको वो मिला, उनका भी इस्तीफा नहीं हुआ था। एक इस्तीफा खाली माया कोंडानी का हुआ जब उनको सजा हो गई थी। तो हर सरकार की अपनी कार्यशैली है, उसका कारण है मैं बताऊँ इस्तीफा क्यों नहीं लिया जाता है इस सरकार में, और इस्तीफा लेने वाली सरकार का क्या हर्ष हुआ, यूपीए सरकार का हर्ष क्या हुआ देख लिया ना आपने, कोई 44 सीट पे सिमट गई इस्तीफा लेते लेते। जब आप इस्तीफा ले लेते हैं तो आप प्रकट रूप से आप स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ हमारी गलती है। तो ये सरकार मानती ही नहीं कि हमारी कोई गलती है, वो मतलब उसमें है नहीं, वो कहते हैं हमारी गलती नहीं है। लीक से शुरू हुआ ये जो युद्ध है, हम कैसे परीक्षा शुद्ध कर पाएंगे अगर यही युद्ध चलता रहे? क्या करे विपक्ष इसमें, क्या करे सत्ता पक्ष? एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि ये ऐसा मुद्दा है कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर आप इस पर एक ऐसा एक्शन लीजिए कि आगे कभी भी ये चीज़ ना हो। सर्वदलीय बैठक से हल निकलेगा कि नहीं, वो भी एक टिक इन द बॉक्स होगा, एक होता है ना जो कि ऑप्टिक्स हो जाएगा जिसमें कि हाँ हमने सर्वदलीय बैठक कर दी। सॉल्यूशन तो इस्तीफे से भी नहीं निकलेगा, सबसे पहले तो इसकी गंभीरता समझते हुए निकलेगा। देखिए, भारत ऐसा देश है जहां की प्रतिभाएं दुनिया चला रही हैं। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दोनों बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ जो हैं भारत से निकले हैं। दुनिया की बड़ी 10 शीर्ष कंपनियों के सीईओ हैं भारतीय हैं। हमारे यहाँ कानपुर से निकले हुए जो संजय मेहरोत्रा हैं, जो आईआईटी से निकले, जिनको 3 बार वीजा रिजेक्ट हो गया था, वो अभी $1 ट्रिलियन की कंपनी के सीईओ बन गए हैं। तो अगर इतनी सड़ांध, इतनी गंदगी और इतनी भ्रष्ट व्यवस्था के बावजूद भी ऐसे होनहार निकल रहे हैं, तो आप सोच के देखिए कि अगर ये पूरी व्यवस्था हम सुधार देंगे तो भारत में ही कोई मेटा, कोई गूगल और कोई बड़े एंटरप्रेन्योरशिप बन जाएगी ना। क्यों नहीं बनती है? जब आदमी इस तरह की सड़ान देखता हो, कहता है मैं तो निकल गया इस सिस्टम से लड़ते हुए, लेकिन मैं कहीं और जाकर हुनर दिखाऊंगा। ये जो अविश्वास सिस्टम पर पैदा हुआ है, इस अविश्वास को दूर करना जरूरी है। हमारे लोग जाकर बाहर की कंपनियों में अच्छा काम करते हैं, हमारे लोग जाकर सिंगापुर में सड़कों पर नहीं थूकते हैं, हमारे लोग जाकर सारे अनुशासन का पालन बाहर करते हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं करते हैं? इसी सड़ी हुई सिस्टम की वजह से। ये जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, ऐसा लग सकता है कि इन दोनों में क्या साम्य है। यही साम्य है कि अगर यहाँ पेपर लीक होते हैं और उसके बावजूद मैंने तो अपने प्रतिभा के दम पर एक मुकाम हासिल कर लिया, लेकिन अगर ऐसा ही सिस्टम चलना है तो मैं क्यों रहूंगा? तो देश के प्रति अविश्वास की स्थिति पैदा होती है इस तरह के पेपर लीक जैसे हमारे सीबीएसई में जो हुआ है। और अगर इस तरह की इतनी घोर अव्यवस्थाओं के बीच से, अवधेश जी ठीक कह रहे हैं कि आप एक परीक्षा को दूसरे से, तो सभी जगह हो रहा होगा, कहीं कम हो रहा है, कहीं ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब हम स्वीकार कर रहे हैं ना गलती को। हम मान के चल रहे हैं लोग सिग्नल पर नहीं रुकेंगे, हम मान के चल रहे हैं कि हमको पकड़ लिया जाएगा तो 100 रुपए देकर बच जाएंगे, हम मान के चल रहे हैं कि हम थूकेंगे तो जुर्माना नहीं लगेगा, हम मान के चल रहे हैं कचरा फेंकेंगे तो कोई नहीं देखेगा। भ्रष्टाचार सर्वमान्य अधिकार हो गया, जैसे जन्मसिद्ध अधिकार हो। 50 रुपए का काम 5000 रुपए दिए बिना नहीं होगा। और वो कहां से आते हैं? हम सबकी जेब से आते हैं ना। तभी तो पेपर लीक हो रहा है, उसमें क्या है? करोड़ों की धांधली है, इसीलिए तो पेपर लीक का इतना बड़ा घोटाला चल रहा है ना। जब तक ये सर्वमान्य स्वीकार्यता खत्म नहीं होगी, सिस्टम की हर छोटी बड़ी गंदगी से लड़ने की शक्ति पैदा नहीं होगी, हम ये इस्तीफों से और सर्वदलीय बैठक से इसको हल नहीं कर सकते। ये कैरेक्टर का सवाल है। ये शने शने पूरे समय सिस्टम के अंदर घुस गया है। स्वीकार्यता हम मान के चल रहे हैं ना, पुलिस वाला लेगा, सरकारी अधिकारी, अरे क्या करें भाई, लिए बिना काम ही नहीं हो रहा। अब जब आप स्वीकार करते जा रहे हैं तो वो इतना बड़ा हो चुका है वो स्वीकार्यता कि आपके पूरे सिस्टम को इतनी तरह सड़ा चुका है ना। जब एकदम छोटी सी गलती से लेकर एकदम बड़ी गलती तक कोई भी स्वीकार्य नहीं होगी ना, इस्तीफा देने से, सरकार बदलने से, आपको क्या लगता है कि सिर्फ ये सरकार तक सीमित है? इस सिस्टम से खेलने वाले लोगों को सरकार से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो फिलहाल विपक्ष इस मुद्दे को हाथों हाथ उठाए हुए है और चर्चा और विमर्श जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ पत्रकारों ने करते हुए बताया कि बहुत ज़रूरी है कि इस पर सबको एक होना है और इस
को जड़ से, जो नेक्सस से काम कर रहा है पेपर लीक के माफियाओं का, उसे खत्म करना है। लेकिन विपक्ष इसे किस तरीके से भुना पाएगी, सरकार को किस तरीके से प्रेशराइज कर पाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये है कि लगभग 40 लाख बच्चों का भविष्य अधर में दिख रहा है और जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं।